वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अर्ज़ की थी कि वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब से पूछना चाहेंगे, ये जो अहमद सईद साहब, ये स्पीड बोट्स या कामाकाजी बोट्स, ये जो ईरानी जो एक हथियार है, बहुत सारे लोग उसे बहुत लीथल करार देते हैं। आपको लगता है कि इन बोट्स के सर पे ईरान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो यूएस नेवी को कम्पीट कर सकता है? जी देखें, मकासद को पहले समझना चाहिए। अगर ईरान के मकासद ये है कि हमने जाके अमेरिका में किसी को नहीं मारना या बाहर निकल के नहीं करना, तो ये बहुत अच्छे टैक्टिक्स हैं। ज्योग्राफिकली उन्होंने इसको और डेकेड्स इसको उन्होंने मास्टर किया है, जिसके अंदर ये छोटी बोट्स उन्होंने स्पीड बोट्स तैयार की हैं। इसके अलावा जो लेस टॉक्ड अबाउट है समुद्री वो है समुद्री इनके गोरिल्ला अंडर वॉर। वाटर। जी सर। समुद्री गोरिल्ला वॉर। जी, ये समुद्री गुरिल्ला वॉर है। उसके अंदर इनके अंडर वाटर फोर्सेस भी हैं, जिसके अंदर इनकी मिजेट सबमरीन है जो छोटी सबमरीन्स कहलाती हैं। उनके अंदर टोर्पीडोज भी हैं, मिसाइल्स भी हैं और माइंस अच्छा। भी ले करने की पोजीशन है। और वो टोटल इंटैक्ट है, उसमें कोई एक भी डैमेज नहीं हुई। ये जो डैमेज इनको हुआ है बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर्स पे हुआ है, या जो इनके शिप सामने थे उनके ऊपर डैमेज हुआ है। बाकी इनकी नेवल कैपेसिटी जो है टू अरेस्ट दिस एंटायर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो इंटैक्ट है। और वो आपने देखा कि जब भी थोड़ा सा कोई मसला होता है तो वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो यूएस नेवी चाहे अपनी जितनी माइट है इस वक्त जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान के पास देखें जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप लॉन्ग रेंज। जी। और बीच में उन्होंने एक तजुर्बा करके दिखा भी दिया, जब एक मिसाइल उन्होंने डिगो गार्शिया में किया और वो तकरीबन 4,000 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चाहें तो इनके शिप्स को सी पे डुबो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी हिकमत अमली और बसीरत के साथ जो इनकी लीडरशिप है वो चल रही है। वो वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत है उनके पास। तो अच्छा, मेरा ख्याल है जैसे अमजद इसका साहब ने मतलब है फरमाया कि था जो अपने कंक्लूडिंग अमरीकी रिमार्क्स में। अमरीकी नायब सदर जो कह रहे थे, जो उन्होंने चैलेंज किया था अमरीकी वजीर दिफा को, अमरीकी वजीर जंग को, उस मुशीरों की मीटिंग के अंदर के, ये जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं, जिसको अमरीकी सदर जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं कि हमने नेवी तबाह कर दी, क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त भी हैं? तो आपके ख्याल से भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स उस लेवल पे दुरुस्त नहीं है जिस तरह की बात की जाती है कि नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स तो कभी थी ही नहीं उनके पास, वो उसे भी खत्म कर देते हैं? जी बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में ये अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में अमेरिका सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा चुका होता। तो वो बात तो नहीं हो पाई ना। ये जी। सिर्फ बातों की हद तक है। और जैसे डॉक्टर शाजिया ने भी कुछ हिंट किया कि उनके पास अभी उनके तर्कश में बहुत सारे तीर हैं, जिसमें से बाबुल मंदब के को भी बंद किया जा सकता जी जी, है। उसकी बात भी करते हैं वो। और ये जो बात हाँ जो डॉक्टर साहब ने की थी कि जो इजराइल है वो बीच में एक ऐसा स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। जैसे उन्होंने अभी एक बीच में कॉइन की टर्म कि जी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। वो कैटेगरिकली अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद भी ये कह चुके हैं कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि ये अगर पंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि नहीं, दूसरे ममालिक इसको रोक, इस स्टेट भी केस में तो इस्तेमाल रूस, कर सकती हैं। अहमद सईद साहब, इस केस में तो रूस और चीन ने भी बिल्कुल ओपन ऐलान किया था कि अगर इस तरह का कोई टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किया गया तो फिर हम भी जो है वो पीछे नहीं रहेंगे। जी नौशाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि रूस ने इस पे इसको रेड लाइन करार दिया था। जी जी। प्यूटिन साहब ने इस पे बिल्कुल कैटेगोरिकली अमेरिका से कहा था, और अमेरिका को ये समझ है। और वो एटलीस्ट लीडरशिप जितनी भी आप कह लें रेटिक है, जितनी भी वो जो है वो इस तरह के बयान देते हैं कि जो इन सिंक नहीं होते या ट्रेडिशनल नहीं होते, बट दे हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस पर्पस कि एटलीस्ट ये नहीं होगा। ठीक है। अब डॉक्टर शाजिया साहिबा, रूस और चीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। सारी दुनिया को मालूम है कि वो पीछे खड़े हुए हैं, वो अपनी अपने हिसाब से वो इस जंग को टैकल कर रहे हैं। ये जो अब अमरीकी सदर चाहते हैं कि इससे पहले मामला हल हो जाए उनका, ताकि वो बारगेन करने की पोजीशन में हो, तो एक्चुअली जो ऑयल वाला मामला था या ये स्ट्रेट कंट्रोल करने वाला मामला था या ईरानी तेल कंट्रोल करके कोई बारगेन करने वाला मामला था सदर शी से, वो तो अब यूएस प्रेसिडेंट के हाथ हमें लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो वो जो कीमती वो जो मिनरल्स होते हैं, अपने जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, उसके ऊपर तो मामला अब चीन के साथ बनेगा नहीं। तो फिर ये किस करवट बैठेगा मामला? ये उसी तरह की मुलाकात है जो पुतिन और
ट्रंप के दरमियान हो गई थी, और तनाज़ा जो है वो जारी है, वो अभी भी है, अभी भी जो है वो जंग वहाँ पे यूक्रेन की और रशिया की जारी है। तो ये आखिरी इत्तलात के मुताबिक तो विज़िट अभी तक है, इंटैक्ट है, प्लान है, दोनों तरफ से तैयारियाँ हो हाँ रही जी। हैं। लेकिन उससे पहले चीन ने एक एक कानून भी पास करवा दिया है जिसमें अमरीकी सैंक्शंस को वो नहीं मानेंगे, और साथ में उन्होंने इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी कहा है कि जो बाहर के जिनके साथ हम लेन-देन करेंगे वो ममालिक भी, उनके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होता। तो ये एक गिफ्ट तो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। अच्छा सैंक्शंस तो डॉक्टर ठीक है, शाजिया, ये सदी मैं माजरत खत्म होने चाहूंगा, तक ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इससे गुजर नहीं पाया इस बात से। ये अगर इसको जिस तरह समझूं, क्या ये एक तरह से सुपर पावर अनाउंसमेंट नहीं है चीन की तरफ से, कि अगर एक सुपर पावर की सैंक्शंस को, या उसके जितने बनाए इदारे हैं यूएन समेत, वो जो भी सैंक्शंस लगा रहे हैं, और एक मुल्क कहता है कि मैं उन्हें ना सिर्फ कबूल नहीं करूंगा, बल्कि जिन ममालिक की तरफ वो सैंक्शंस साथ एफिलिएट होंगी, मैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस नहीं लगने दूंगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कि वो सुपर पावर का अनाउंस कर दिया चीन ने। हाँ, एक लेकिन चाइना, वो बुनियादी तौर पे उनका ये कहना है कि हमारी फिलॉसफी है कि हम अनाउंसमेंट्स नहीं करते, हम जो हैं बस वो हैं, और हम हम कर सर देते हैं, झुकाकर चलने सो के आदी दे हैं। हैव ऑलरेडी डन बिल्कुल। इट। हाँ, तो हाँ। उसमें वो ट्रुथ सोशल पे पोस्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने एक कानून ज़रूर पास कर दिया है, लेकिन उसमें कैटेगोरिकली वो सैंक्शंस हैं जो यूरोपियन यूनियन लगाती है अमेरिका के साथ मिलकर, और अमेरिका लगाता है। लेकिन जो सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन की तरफ से आ जाती हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं हुई, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों यूनाइटेड नेशन को का बहुत ज़िक्र करते हैं, उसका बड़ी बात करते हैं, और कहते हैं जी इस इदारे को रिवाइव होने की ज़रूरत है, और वेस्ट जो है अब उनसे बहुत तंग पड़ा हुआ है। तो एक तो ट्रंप के विजिट से पहले ऑलरेडी ये हो गया। दूसरी, आपने जो मिनरल्स की बात की है, जी। ये अगली सदी जो है, ये पिछली जो है वो पेट्रोल की थी, तो अगली सदी जो है वो मिनरल्स की है, और मिनरल्स की सदी में वेस्ट जो है वो 40 साल कम से कम पीछे है। वो इस तरह से कि वेस्ट ने अपने कानून बनाए ग्रीन, जो कि माहौलियाती आलूदगी से बचाने वाले, और जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है वो एक हाँ जी, बहुत वो ही हैजर्डियस है। एनवायरमेंटल हैजर्डस एक प्रोसीजर पे मिनरल्स हैं 100 150 साल की उनकी लीज लेना, वो पूरे अफ्रीका के अंदर जहां भी वो हैं, वैसे तो दुनिया में हर जगह पे ही पाए जाते हैं, किसी भी जगह से एक मुट्ठी मिट्टी ले लें, लेकिन उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना। कुछ माइक्रो पार्टिकल्स भी नहीं मिलेंगे, तो वो एक प्रोसेस बहुत डेंजरस है। अब मसला ये है कि उस मिनरल के बगैर ना तो इनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चल सकता है, ना इनका एआई चल सकता है। तो फ्यूचर की दोनों चीजें जो हैं, इस कोबाल्ट, एस्फाल्ट, और ये जो भी पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट हैं, ये इसके बगैर काम नहीं चल सकता। और चाइना की इस पे मोनोपोली है, और हेड स्टार्ट है 40 साल का कम से कम, सप्लाई राउट्स पे, जो प्रिक्योरमेंट पे, और फिर उसकी जो है वो रिफाइनरी पे। तो इसको ये चाह रहे हैं कि 2-3 स्ट्रेट ब्लॉक करके, चाइना को बुली करके, या ईरान को टुकड़े टुकड़े करके शायद हमारा फ्यूचर मिल जाए। आपको याद होगा इन्होंने रिसेंटली एक पाक सिलिका नाम का एक समिट भी कराया है, जी जी जी। जिसमें इंडिया को जो है वो इसका के अंदर शमूलियत की दावत दी है। वो पैक सिलिका यही था कि हम एक अपनी जो है रिजीम बनाते हैं मिनरल्स को प्रिक्योर करने की, और फिर उसे, तो मेरा वहां पे दिमाग में एक ही बात आई कि फिर आपका जो वो ग्रीन का सारा फसाड था, जो सारा ढकोसला था, वो फिर क्या आपका ग्रीन फ्यूचर जो है वो एक इन्वायरमेंटल हैजर्डस उसके ऊपर खड़ा हुआ होगा। जितना ज्यादा वो पोल्यूट करता है उस प्रोसेस जिससे ये सारी चीजें बनती हैं, तो ये आप दोनों चीजों का मेल कैसे करेंगे? यूरोप अपने कानून कैसे बदलेगा? यूरोप तो कोयला तक नहीं इस्तेमाल करने देता, तो फिर बाकी आगे की बातें कहाँ तक जाएंगी? तो आप ये असल में ये अपने ही नैरेटिव का शिकार हो गए हैं, इनको समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। इन्होंने हमें तो बहुत चूरन बेचा है ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी का, और ग्लोबलिज्म का, और राइट्स का, लेकिन अब ये उसी को इंटरनलाइज कर चुके हैं, तो इनको पता चला है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो फंडामेंटली रैशनल है, और ये डेमोक्रेसी का ढकोसला ह्यूमन बीइंग के रैशनल होने पे की थ्योरी के ऊपर था। तो वो रैशनल नहीं है। अगर आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रोपेगेंडाइज कर सकते हैं, तो वो इरैशनल है। आपको कल्ट फॉलोअर्स रैशनल लगते हैं। तो अब इनके तो डिलेमास बहुत ज्यादा है, कभी ये मजहब की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, कभी ये इधर। पर मसला ये है कि अब ये जाते जाते भी हमें तबाह बर्बाद करते हुए ना चले जाएं। हम इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं? और जो रीजनल पावर्स, पाकिस्तान
मिलकर जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं उसमें इनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगी कि या तो ये इंटीग्रेट कर लेंगे हमारे साथ या रिकैलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये दोनों प्रोसेस जो हैं बहुत स्लो हैं, बहुत पेनफुल हैं, ये ओवरनाइट तो इनमें से कुछ नहीं होने वाला। तो चाइना जो है उसको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ईरान के एक पीस में खड़ा रहने की क्या इम्पोर्टेंस है, उस रशिया और चाइना की जो है वो नेवर नो लिमिट पार्टनरशिप की क्या अहमियत है, हमारी जुग्राफियाई हकीकत की क्या अहमियत है। हमने तो ईरान के साथ 6 रास्ते जो हैं लैंड रूट हमने खोल दिए हैं और जितना सामान है वो चाइना से आ रहा है, ख़ास तौर पे वो कराची से बाय लैंड जो है वो ईरान में जा रहा है। अजरबैजान वाली साइड से भी ईरान ने लैंड रूट खुलवा लिए हैं। बिल्कुल, और अज़रबैजान के देखें ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे खासे जो हैं वो खटाई में हैं, लेकिन वो हमारी ही मीडिएशन है कि हमने दोनों पार्टीज़ को थोड़ा-सा कहा है कि आप हौसले से काम लें। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें एंड पे मैं ज़रूर करना चाहूँगी वो ये कि हमारी कराची पोर्ट जो है रोशनियों का शहर जो है जिसको सिस्टमैटिकली आज हम जिस यूएई की बात कर रहे हैं, जी, तबाह किया फंडेड गया था। कैंपेन से इन्होंने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट किए, हमारी पोर्ट बर्बाद की, सिर्फ ये और बाद में ये आपस गवादर में का लड़ना भी शुरू हो गया गवादर कि के कौन पीछे भी यही ट्रांजिट कहा हब जाता है। बनेगा। गवादर के लिए भी यही कहा नहीं, जाता है। बिल्कुल हमारी फंक्शनल डीप पोर्ट जो है वो थी। और खैर ठीक है, दुबई बन गया ट्रांजिट हब जब सऊदी अरेबिया ने कोशिश की कि जी हम एक फेयर कंपटीशन में आते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए और फिर उसके चक्कर में ये हुआ कि वहाँ पे लाइन लगी हुई है। अगर हम अपने अंदर के की जो सिनिसिज्म है और अपनी जो ब्यूरोक्रेटिक और जो हमारी सिविल रेड गवर्नेंस की जो टेपिज्म। प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम मेंटेन कर लें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। बेशक है एक इवेंचुअलिटी बहुत सैड है, लेकिन उसमें से अपॉर्चुनिटी तो निकलती है। और कम से कम कराची की हद तक तो बहुत बेहतर हाँ जी, चीज़ें हो वो तो सकती एक हैं। माह में वहां पर इतना वो सुनने में आया बिजनेस, जो एक माह के फिगर आए जी, थे जी। कि जो एक साल में जितने बिल्कुल, वो नहीं आया था। ये जो और बात कासम पे भी। अमजद साहब, ये जो अब जिस तरफ इशारा डॉक्टर शाजिया ने किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है, जो मुमकिन हो सक रहा है वो हर जगह पे कर, लेकिन ये जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इवन कराची के ऊपर जो पोर्ट का मामला है, ये हमारे रेड टेपिज्म, हम बातें कर करके तक, मैंने तो शायद इतनी दफ़ा ज़िंदगी में रेड टेपिज्म पे लिखा कि वो अब तो दिखने को भी दिल नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। ये किस तरह इस पे काबू पाया जा सकता है कि देखिए लोग, दुनिया जो है ना, अब वो जिसे कहते हैं ना कि वन विंडो वन पॉलिसी पे है। आप पेरिस के, आप फ्रांस में उतरे हैं तो आपको किसी ने पूछना नहीं है, आप चूंकि एक इमिग्रेशन करा के आए हैं, आप गुजर जाते हैं, लोगों को इसकी परवाह नहीं है। मैं खुद वहाँ से गुजर गया तो किसी ने पूछना तक नहीं है। ये जो हमारे यहाँ हर बंदे को रोक के चीज़ों को करके, ये पोर्ट्स के मामलात, शिपिंग के मामलात, कोई अच्छी थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो 100 तरह के इशूज़ बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस तरह मैनेज करेंगे इस गवर्नेंस को? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि जी कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के मामलात होते हैं, वहाँ पे रेड टेपिज्म है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकता है, एकदम से आप ख़त्म नहीं कर सकते इसको, और इसको किया जा रहा है। अभी जब हम बात करते हैं कि कराची के अंदर जितनी बिज़नेस एक्टिविटी हुई है तो लाजिम कहीं ना कहीं से इन सारी चीज़ों को हटाया गया है, तो वो हुई है और हटाया जा रहा है इन चीज़ों को, क्योंकि रुकावट ना डाली जाए, आने दिया जाए। इस वक्त आपके वहाँ पे कोई पैक पड़े हुए हैं गोदाम जितने भी थे, और माल आ भी रहा है और मज़ीद उसमें आ रहा है। फिर ग्वादर के हवाले से भी इसी तरह से है, और बाकी जो हमारी छोटी बंदरगाहें हैं उनके हवाले से भी इसी तरह की इतलात हैं कि वहाँ पे भी चूँकि वहाँ पे पैक हो गया और अब मुतबादल के तौर पर वो चीज़ें आगे शिफ्ट की जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और चीज़ भी है। वो चीज़ ये है कि हमें अगर इस तरह की कोई चीज़ होने लगती है, उसके ऊपर एक पॉलिटिकल एक क्रिटिसिज्म, जिसको हम कह सकते हैं, एक सियासी माइलेज के लिए चीज़ें कुछ उठा ली जाती हैं, खामखा बना ली जाती हैं। जी इतना माल क्यों आ रहा है, इसका टैक्स कहाँ जा रहा है, इसका ये का, मतलब वो चीज़ें होनी चाहिए, पूछनी चाहिए, लेकिन इस तरह से पूछनी चाहिए कि आपका ये बिजनेस ही ना बंद हो जाए, आपकी ये रुकावट ना। जैसे हमारे यहाँ टैक्स लगाने से पहले ये सोचा ही नहीं जाता कि ये टैक्स जो इम्पोज किया जा रहा है इसके बाद बिजनेस बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरह प्रॉपर्टी पे देखते हैं, पीटीए के, ये मोबाइल के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि ये जो इनसेन किस्म के आपने पीटीए टैक्सेस लगाए जिसकी कोई सेंस नहीं है। लोगों ने जो है वो मोबाइल, वो आईफोन रखा हुआ है तो वो साथ उन्होंने एक छोटा फोन रख लिया और उन्होंने पीटीए करा ही नहीं रहे। तो जब करा नहीं रहे तो आप 5,000 ले रहे थे, अब आप 1.5 लाख लेने के चक्कर में है तो आपको 5,000 भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं, उन्होंने फोन
सुनने के लिए वो छोटा फोन रख लिया, हाँ हाँ, और बाकी वो वो पीटीए नहीं उसको कराते, यूज कर वो रहे हैं। अदरवाइज ऐसे- इंटरनेट पे अपनी वो डिवाइसेस रख के तो अपना काम। उसमें थोड़ा सा जो पॉलिटिकल में बात करें उसमें फ़र्क करें, हमें जो पॉलिसीज़ हैं जिससे अगर हमें फ़ायदा हो रहा है वक्ती तौर पर आप छोड़ दें उसको, बजाय इश्यूज बनाने के कि जी कि ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उठाएं, ठीक है रखना चाहिए, लेकिन इतना कि वो किसी चीज़ को रोके ना। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं इसमें, लेकिन आने वाले दिनों में जो इस वक्त हमें सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें हमारा जो ग्वादर है उसके अंदर जो तेज़ी के साथ, देखिए इस रीजन का बड़ा एक वहाँ पे बन गया एयरपोर्ट, वो किस लिए बनाया है? कुछ ना कुछ तो वहाँ पे करने का होगा ना ज़हन में कि जी जो जी, बनाने वालों वो के दुनिया का सबसे बड़ा ठीक जो है। बैरी जहाज है, हाँ। वो डायरेक्टली पोर्ट आपके उसके तो ऊपर वो लगता है मैं आके। वही अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो ज़हन में प्लान होगा ना बनाने वालों के, जी, और जी। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसी तरह के मौके होते हैं। ऐसे ही जैसे आपने अभी जिक्र किया वो कराची के अमन के हवाले से, जब यहाँ से लोगों को दौड़ाया गया, बिजनेसमैनों को दौड़ाया गया और सारा सिलसिला, फिर इसी तरह से जब ग्वादर की हम बात करते हैं वहाँ पे जिस तरह से अनरेस्ट और जिस तरह से हमले और वो सारा सिलसिला, उसके पीछे सिर्फ हम देखते हैं कि शायद ये लोकल मामला है, वो बाज़ का चीज़ें लोकल नहीं होती, उनके पीछे एक बड़ी गेम होती है ना, और वो कहीं ना कहीं से उसको फीड किया जा रहा होता है और चलाया जा रहा मौलाना होता है। फजलुर रहमान ने बहुत बरमला ये सीपैक के मामले पे कहा कि जी इसके पे बैरूनी अनासर जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ। वो ओपनली कहते रहे कि सारा कुछ बलोच अनरेस्ट के अंदर, पहले मैं तो ये नवाज शरीफ दौर की बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये कहते थे, बाद में साबित भी हुआ कि बीच में आप देखें कुलभूषण भी पकड़े गए, फिर जनाब और भी इस तरह के वो जो है रोज़, फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि अब हमारे दोस्त जो ब्रादर इस्लामी मुल्क है वो भी उसमें थे, लेकिन मैं सेपरेटिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, मैं फाइनेंशियली हो भी। गया, पीछे रह गया ना। हाँ। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास भी चांस है कि आपने इतनी सरमायाकारी वहाँ पे चाइना ने की, पाकिस्तान ने इतनी कोशिशें की, अपने लोगों को राज़ी करने के लिए बहुत कई साल से कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त मौका है कि दोनों अपनी पोर्ट्स जो हैं उनको ऑपरेशनल उस तरह से कर ले जिस तरह के वो सोच रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे बिजनेस हो सकता है, जिस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के पास मौका है। और चूँकि हमारी हमसाया बदरगाह चाबहार की वहाँ से जो वहाँ पे बैठे हुए थे साजिशी, वो तो भाग चुके हैं, निकल चुके हैं, और ये ईरान वाला मामला सेट होता है तो मिलजुल के उसका को हमें को कुछ ना कुछ, ये अच्छी बंदरगाह और अच्छी लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है ग्वादर की। हाँ जी, हाँ जी, वो तो उसके- उसको वो तो अब वो जिसे कह लीजिए कि जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बराह रास्त जब पोर्ट पे लगता है वो उसके अंदर डीप उसके सी अंदर दुनिया का सबसे बड़ा, आप ये सबसे कह बड़ी सकते वो हैं है। लंबा वो डीप सी है, वो पाकिस्तान के उसके पास है। आता है। अब खास तौर पर सईद अहमद साहब, ये तो आप तो चूंकि आप समझते हैं इन चीज़ों को, ये जो ग्वादर पोर्ट की जो स्पेशलिटी थी उसको वो किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है इन कमिंग टाइम्स, खास तौर पर इन हालात का हमें किस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बहरहाल कराची में तो एक्टिविटी बढ़ी, गवादर में भी कुछ एक्टिविटी हमें नजर आई है, लेकिन गवादर उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। क्या वजह है? क्या हमारी हुकूमतों की जैसे कह लीजिए नालायकी है, या बैरूनी अनासर वाकयातन इस हद तक स्ट्रांग है कि वो हमें फलता फूलता नहीं देख सकते? जी, आपने जैसे कहा ना अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो उस अपॉर्चुनिटीज में तो फोर फ्रंट पे जो हमारे ऑलरेडी कराची पोर्ट ट्रस्ट है और जो पोर्ट कासिम है, उन्होंने तो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया जो ट्रांसशिपमेंट की होती है। इसका मतलब है कि जितने शिप आए थे वो अंदर नहीं जा सके, तो उनके पास कंटेनर्स थे, वो कहाँ रखते, तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे पास रख लें, और हमने उनको कम्पिटिटिव जो है बहुत सारी आसानियां भी की उनके लिए, जिसके अंदर जो टैरिफ्स हैं वो 50% कर दिए, और कैपेसिटी की जितनी है हमारी वो हमने उसको बढ़ाया। और उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत जल्दी उन्होंने पॉलिसीज़ को रिवैम्प किया, जिसके अंदर हमारी जो एफबीआर की पॉलिसीज़ हैं वो भी रिवैम्प की गई, और उसको मेरा ख्याल है विद इन अ वीक ये सारे काम किए गए। तो कहने की बात ये है कि जब काम करने की हमारे अंदर कैपेसिटी हो तो आई थिंक वी कैन डू इट। और जैसे आप कह रहे थे कि उन्होंने कि हमें ये अभी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, तो जितने भी इकदाम किए गए हैं उनके अंदर हमें अब सस्टेनेबिलिटी को लेके आना है, पहली बात तो ये। दूसरा आते हैं गवादर की तरफ, तो गवादर तो इसमें तो दो राय है नहीं कि ये इस एरिया के सबसे नेचुरल डीप सी पोर्ट है, जिसके ऊपर ओवर 100 बर्थ्स जो है ना वो बनाई जा सकती हैं, और यहाँ पे शिप्स आ सकते हैं, और बड़े एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पे इसको चलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जितने शिप्स अंदर जाते हैं दुबई पोर्ट्स में और ये बाकी
ये एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एडिशनली वो वहां पे जाते हैं इसलिए कि आपके माउथ के ऊपर कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं। तो अगर ये बन जाती है तो यहाँ पे सारा बिजनेस सब इधर ही अट्रैक्ट हो जाएगा, और मैं समझता हूँ चाबहार जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेगी और ये दोनों सिस्टर पोर्ट्स के तौर पे काम करेंगी। सही बात। तो उसमें बैरूनी अवामिल बिल्कुल सही है कि जिन्होंने अंदर जाके अपनी पोर्ट्स बनाई और उन्होंने स्टोरेजेस बनाई, उनके लिए जारी बात है कि ये आप अलावे ऐसा में कह लें कि जो किसी ने थोड़ा अंदर जाके अगर होटल बनाया है और बाहर अगर लबे सड़क एक होटल बन गया है तो वो चाहेंगे इस होटल को ना चलने दें। तो वो ऐसा ही हुआ, उन अनासर ने हमारे इसको चलने नहीं दिया और सिक्योरिटी के मसाइल पैदा किए गए। तो मेरे ख्याल में अब जैसे जैसे ये चीज़ें सेटल हो रही हैं, आने वाले दिनों में आई फोर्सी के इंशाल्लाह गवादर अपने पोटेंशियल के ऊपर आएगी, और ये अकेली पोर्ट आपको जो है ना इसका जो पोटेंशियल है वो 10 बिलियन पर ईयर आपको ये जो है ना इसका रेवेन्यू दे। इन्वेस्टमेंट का जो देखा गया है कि इतने आपको रेवेन्यू जनरेट करेगी सिर्फ एक पोर्ट। ठीक तो अल्लाह करे इंशाल्लाह आगे चल के ये बेहतरी होगी। ठीक है। मैं अब शाजिद चीमा साहब 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट मैं आप चाहूँगा कि आप भी इस पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये जो बैरूनी अनासर क्या हम इससे जान छुड़ा पाएंगे, हम भी कभी दुबई की तरह हम भी इंजॉय कर सकेंगे इन पोर्ट्स को? देखें, बैरूनी अनासिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब अंदरूनी अनासिर उनसे हाथ ना मिलाएं। तो ये बैरूनी और अंदरूनी अनासिर मिलकर जब अपना फायदा सोचते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैंने अपनी जो कॉन्शियस जितनी एज है उसमें पाकिस्तान का इस तरह से जिक्र होना या इस तरह से हमारी बात होना नहीं इसको देखा, और ना ही मेरे गुमान में था कि कभी हम ऐसा कर लेंगे। विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत होपफुल है कि अगर हम इतना फासला तय कर सकते हैं तो बाकी अब हमारे पास रह जाती है इक्तिसादी तरक्की। तो मेरा ख्याल है वो भी मुमकिन है। कितने भी हमारे पास करप्ट जो हैं वो लोग होंगे, कितने भी यहाँ पे माफियाज होंगे, और क्यों उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता होगा, क्यों हम आम बंदे की बेहतरी के बारे में नहीं सोच पाएंगे, जबकि हर बंदा अब ये चाहता है कि हालात बदले, और विल पावर भी है, पॉलिटिकल विल भी है, और ख़ास तौर पे ये जो SIFC है और वन विंडो ऑपरेशन है। तो अब इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है कि बेचारे हज़ार बातें भी सुनते रहते हैं, उसके बावजूद ये कराची पोर्ट भी उन्हीं की वजह से पहले से जो है ऑपरेशनल भी थी, फंक्शनल भी थी, लेकिन आपने सुना होगा लोगों ने करोड़ करोड़ बातें की, ओ लो जी उन्हें पोर्ट भी चलान गए। तो अब वो मेरा एक चीज़ तो हम समझ लेना कि कोई हर्ज नहीं है इस चीज में, अगर हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है और हमारे अंदर सिनिसिज्म और शैतान बहुत अंदर तक सीप कर गया हुआ है और सिस्टम का हिस्सा बन गया हुआ है, तो उसको अगर खत्म करने के लिए वक्ती तौर पे कोई सहारा मिल रहा है उस सहारा को लेते हैं, और फिर हम अपने अंदर के शैतान को खत्म करके अपने ही सब कुछ अपना ही है तो उसको ठीक कर लेंगे। और मैं बहुत होपफुल हूं, मैं इस चीज के बारे में, हम वो लोग हैं जो 15-15 20-20 साल बाहर रहकर हर चीज होते हुए बैग उठाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर धक्के खाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो हमसे पाकिस्तान नहीं छूटता और उम्मीद भी नहीं छूटती है। ठीक है। अब मुझे इकबाल साहब बस मेरा ख्याल है पंजाबी की मिसाल है, शाजिया साहब ने पंजाबी बोली तो मुझे याद आ गया जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, जो दाने साढ़े घर आ जान तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कमले ने वो भी सियाने हो सकते हैं। तो हमें मेरा ख्याल है वो इक़्तिसादी तरक्की को जो है ना हम फोकस करके उसकी तरफ आगे बढ़ जाए तो शायद फिर ये दूसरे मसाइल भी हल होना शुरू हो। देखिए ये हम किनारे पे खड़े हैं। मैं आप सच्ची जो बात है कि ये अगले महीने मई में था वैसे तो कई शेड्यूल ये CPEC का जो फेज़ 2 के ऊपर मीटिंग थी JCC की, लेकिन शायद वो कुछ दिन के लिए आगे चली जाए उसको, लेकिन उसके बाद से ये सारी सिलसिला शुरू होना है इसमें। और ये जो अभी हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं 3 पोर्ट्स की, अगर इनको हम इसी तरह से जिस तरह से इस वक्त ऑपरेशनल हैं इनको संभाल लें, इनको हम संभाल लें, यानी जो लोग आ रहे हैं उनको हम इतना उनके साथ फैसिलिटेट करें और कोशिश करें, उनको फैसिलिटेट कर दें कि वो वापस ना जाए, तो हमें बहुत से हमारी जो आसानियां पैदा हो सकती हैं मुआशी तौर पर मईशत के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, अहमद सईद साहब, डॉक्टर शाजिया साहबा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असल मामला ये है कि ये जो कुछ हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम संभाल लें और संभाल कर सस्टेनेबल बना लें तो यकीनन ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।